प्यारे विद्यार्थियों, 813 नंबर आज सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं जो कि आपका अंतिम सब्जेक्ट है। गणित शिक्षण नाम है इसका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखेंगे वो गणित के संबंधी क्वेश्चंस देखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं, यानी कि जो हम गणित का काम करते हैं जैसे प्रश्न आते हैं आपके, तो सारे के सारे मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं ये थ्योरी बेस पे होते हैं। थ्योरी मतलब आपको लिखना ज़्यादा है और सॉल्व कम करना है। सॉल्व का मतलब होता है कि जैसे कि आप 2+4 कितना होता है, 2x+y बराबर ये दिया है तो उसमें से x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, रेयर आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। इसके बाद जो आपके वीडियोस आएंगे वो आएंगे आपके एमसीक्यू, क्योंकि ये अंतिम सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने 801 से लेकर के 813 तक सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। तो अभी कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा ही नहीं है जिसको मैं आप बताऊं। ठीक है, तो ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ वन वर्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए और भी वीडियो आएंगे जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, गणित की आवश्यकता एवं महत्व तो समझाइए। तो आप जानते ही हैं गणित जो है समाज में या फिर कहीं भी आर्थिक क्रिया हो रही है या फिर आप जीविका उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब जाके कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं आप, मतलब कोई भी काम आप जाके कर रहे हैं तो उसमें गणित नामक एक शब्द जरूर हमेशा जुड़ा रहेगा। चाहे आप जा करके कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाहे अपने घर के लिए सामान ले आएं, या फिर कहीं नौकरी पे जाएं, या फिर कुछ भी करें समाज में, सब कुछ पैसे से लेना देना है। तो पैसा अगर है, पैसा मतलब क्या हो गया कि गणित हो गई। गणित मतलब कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो उसी सामाजिक व्यवस्था को जो है गणित कहा जाता है, उसी का महत्व जो होता है पूरे समाज में होता है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है जिसको आपको समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्राय उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भाई गणित शिक्षण जब हम करते हैं तो गणित शिक्षण के एक्चुअल में क्या उद्देश्य है जिसको प्राय उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने बता दिया, थोड़ा सा कुछ लक्ष्य निर्धारित करना है या फिर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए गणित का उद्देश्य होना चाहिए, गणित सीखना चाहिए। अब वो उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, और वो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, अवबोधात्मक उद्देश्य होते हैं, ज्ञानोपार्जक मतलब हम क्या करते हैं उससे ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, कौशल भी हमारा विकसित होता है, अभिवृत्ति जो है हम करते हैं मतलब सामने वाले को समझा सकते हैं, अभिरुचि उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य जो है इनको आपको ध्यान रखना है। इनमें से अगर आप एक दो उद्देश्य कम भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चे ने अभी तक जो नोट्स ले लिए हैं वो तो काफ़ी सेटिस्फाई हैं। उन्होंने हमको कमेंट भी कर दिया है, हमारे को पर्सनली मैसेज भी कर दिया है कि सर आपके नोट्स लेने के बाद में हमारे को अब तकलीफ नहीं हो रही है। जो हम सोचते थे कि अब डीएलएड एग्जाम को कैसे पास करेंगे, अब उनको विश्वास हो चुका है कि हाँ वो पास कर सकते हैं। तो आप जो है इस माध्यम से अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे आपको जो भी डिटेल्स हैं वो दे दी जाएंगी अगर आपको कोई समस्या होती है। कई बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं जबकि वीडियो देख चुके हैं, और उस वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आपका नोट्स कैसे लेना है। या तो एक्चुअली उन्होंने वीडियो देखा नहीं है, या फिर देखा है तो बहुत तेजी में देखा है, इस तरह से जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखा उसके बाद यहाँ पे चले गए। तो उन्होंने बीच में जो पोस्टर चिपकाया है ना, ये पोस्टर उन्होंने देखा नहीं है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं विद्यार्थियों के पास। भाई जीवन बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी के पास समय ही नहीं है, निकाल नहीं सकता है समय। तो देखो इसमें किसी की बुराई नहीं है, आपकी बुराई नहीं है, हमारी भी नहीं है। समय थोड़ा सा व्यस्त चल रहा है और किसी के पास समय नहीं होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से निकालता है समय और वो चलता है आगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आता है आपसे कैसा पूछा, देखो जो हमारे नोट्स में क्वेश्चन मिलते हैं हमारे वीडियो में आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, वीडियो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो ये नोट्स बनाया गया है ये पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं आपको। इस तरह का जो ऐप वैप हमारा कोई भी नहीं है, बिना ऐप के हम देते हैं आपको, डायरेक्ट ही पीडीएफ देंगे। आपको कई बार बताया है कि पीडीएफ ही मिलेगा। यहाँ पे हमने जो ये आपको एक मैसेज डाला हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नोट्स जो मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे, यानी कि आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हो। अगर आपका कोई भाई बहन है जो आपके साथ पढ़ रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। हमारा ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ 1,000 रुपये में, 700 रुपये में, 800 रुपये में कोई एप्लीकेशन परचेज कर लिया, उस एप्लीकेशन पे ही पढ़ सकते हो, दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हम विद्यार्थियों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए फटाफट आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर के क्लासेस जो है वो उनको भी कंप्लीट कराना है, उनके 2-3 विषय बचे हुए हैं। उसको कंप्लीट कराने के बाद आपके फिर एमसीक्यू भी देने हैं आपको। तो समय बहुत ही कम है आपके पास। आपको लगता होगा कि आपके पास 1.5 महीने है, लेकिन मैं जानता हूँ ये 1.5 महीने आपके लिए बहुमूल्य है। एक एक दिन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है अगर आप समझते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है आप कितना समझते हैं। देखिए गणित की व्यापकता सार्वभौमिक है, स्पष्ट कीजिए। सार्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्यों है, यानी कि गणित जो है हर जगह पे, हर जगह पे मतलब उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रकृति के साथ भी हो सकता है, कंट्री के साथ भी हो सकता है, देश समाज और व्यवस्था के साथ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं गणित की व्यापकता जो है सार्वभौम है, प्रकृति के अनगिनत व्यवहार गणित की सहायता से ही संभव है। जैसे कि आपने देखा था न्यूटन जो आप पेड़ के नीचे सोया हुआ था, आपने कहा सुनी होगी, एक्चुअल में वो है कि नहीं है उसके बारे में तो आपको डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा। तो एक सेव गिरा था तो उसने सोचा ये सेव नीचे ही क्यों गिरा,
अगर टूटा है तो ऊपर चला जाता। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इसको बोलते हैं हम मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी। आगे ही बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे गणित की व्यापक सार्वभौम है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही छोटे से आंसर आपको देना होता है। बाकी यंग का आपको एक कथन याद रखना है कि लौह, वाष्प, विद्युत के इस युग में, यानी यहाँ पे जहाँ पे लोहा बन रहा है, जहाँ पे वाष्प से इंजन चल चुके हैं, और जो आज इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें दौड़ रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं वंदे भारत और इस तरह की बहुत सारी ट्रेनें आ चुकी हैं जो सफ़र को कम कर चुकी हैं। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी आएगी। तो इस युग में जहाँ पे भी आप मुड़ के देखोगे आपको गणित ही गणित मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं गणित जो है ये रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको निकाल दें तो हमारी भौतिक सभ्यता है जो है समाप्त हो जाएगी। भौतिक सभ्यता का मतलब क्या होता है कि हमारी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। अगर फिजिक्स समाप्त हो गई तो ना आप व्हीकल चला सकते हो, ना पेट्रोल भरवा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो भी मतलब आप देख रहे हो प्रकृति में चलती हुई, वो सारी की सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है। दवाइयाँ खाते हो, केमिस्ट्री देता है, फिजिक्स के माध्यम से आप जो भी व्हीकल्स है उसको चलाने का प्रयास करते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये यंग का कथन था। अधिगम के लिए आकलन क्या अर्थ होता है, तो ये मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर हमारे वीडियोस देखे होंगे, अगर स्किप ना करते हुए अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका अर्थ भी मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट बढ़ता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या है? देखिए, प्राकृतिक संख्या जो है ये ऐसी संख्या है जिसमें आपके पूर्ण रूप से जो है सारी संख्याएं शामिल की जाती है, यानी कि जीरो से लेकर के सारी संख्याएं जो शामिल की जाती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। आगे देखिए, गणित क्या है, परिभाषा लिखिए। तो गणित की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसको लैटिन भाषा में मैथमेटिका कहते हैं। ठीक है, लॉक ने क्या कहा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी बच्चा आपसे पूछेगा कि दो और दो चार ही क्यों होते हैं, मैडम तो बोलती है एक और एक 11 होते हैं, आप बोलोगे एक और एक दो होते हैं, तो फिर यहाँ पे समस्या है। यानी कि यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है, अपने मन की या मस्तिष्क के जो भी उसमें समस्याएं उत्पन्न है उसको आपसे पूछने का प्रयास करता है। आगे बढ़िए। अबिस्कस क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भैया, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये ऐसा उपकरण है जिसका अर्थ होता है टेबल, यानी कि टेबलेट बोले, जो कि हम बड़े बड़े मोबाइल्स यूज़ करते हैं ना, जो हाथ दो हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो उस तरह की ये होती है जिससे हम दृष्टि बाधित बच्चों का जो है ध्यान रखते हैं और उनको गणित का शिक्षण देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़िए। क्रिया सूचक संकेत क्या होते हैं या क्या है? तो क्रिया सूचक का मतलब है कि आपको क्या काम करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो इन्हीं को वो संकेत कहा जाता है जिसको आप देखते ही समझ जाओ कि आपको करना क्या है। आगे बढ़िए। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो आप सिंपल से बता सकते हो, चार रेखाओं या चार खंडों से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। विश्लेषण विधि के कोई दो गुण लिखिए। विश्लेषण विधि के दो गुण जो है आपके सामने हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ही मेन मतलब नंबर दिलाएंगे। अगर आप ये दो विधि के अलावा कुछ और लिखते हैं ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आगमन विधि के कोई तीन गुण। आगमन विधि, निगमन विधि के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है आप जानते ही हो। प्रोजेक्टर ऐसा संसाधन या उपकरण है जिसमें पाठ्य पुस्तक या जो भी अपना पाठ्य विषय वस्तु है उसको जो है चित्रों के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। आपको समझाया जाता है कि भैया ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे चलती है, या फिर ये चीज़ ऐसे समझाई जा सकती है। तो ये सारे प्रोजेक्टर के जो है कार्य हैं। प्रोजेक्टर के प्रकारों के नाम बताने हैं तो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, और ओवरहेड जो आपके अध्यापक जहाँ पे पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पे ऊपर लगा होता है। एक फिल्म प्रोजेक्टर होता है जो आपके पीछे लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्टर्स होते हैं। ज्यामितीय उपकरण क्या होते हैं? ज्यामितीय उपकरण का मतलब क्या होता है कि जिससे आप ड्राइंग्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पेंसिल, रबर, डिवाइडर प्रकार आदि जो भी उपकरण आप यूज़ करते हैं वो सारे सारे ज्यामितीय उपकरण कहलाते हैं। चतुर्भुज के प्रकार का नाम बताइए। भैया चतुर्भुज तो कई तरीके के बनते हैं। अब चतुर्भुज में ये तो बताया नहीं कि कौन सा चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज होता है, समलंब होता है, आयत होता है, वर्ग होता है। ये सारे सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं। ठीक है, आपने इन सभी का स्ट्रक्चर देखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, स्थानीय मान क्या होता है? तो बहुत ध्यान से समझना है। इस स्थानीय मान के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैसे लिखना है। किसी भी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे जाने पर उस संख्या के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतने शून्य लगा दिए जाए तो शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही रहता है। यानी कि यहाँ पे आप समझने के लिए हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। आप देखिए, स्थानीय मान यहाँ पे 423.059 दिया गया है। पॉइंट के बाद हम जो है संख्याओं को तोड़ के पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे 423 पढ़ा है लेकिन पॉइंट लग गया तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 059। अब देखिएगा, ये 4 है, पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 4 के बाद में? तो 4 तो है ही। ठीक है, 4 की हम बात कर रहे हैं तो 4 तो है ही। इसके बाद में कितने संख्याएं हैं पॉइंट से पहले? यानी कि 423 बोल रहे हैं ना, तो 423 बनाने के लिए कितनी संख्याएं हैं? तो 4 तो है, और साथ में आपके 2 है और 3 है। यानी कि यहाँ पे 2 शून्य आपको लग जाएंगे। यानी कि 400 है पहला स्थानीय मान 4 का।
फिर 2 की बात करें तो 2 तो है ही पहले से, लेकिन 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक ही है, वो है 3, और 3 की जगह क्या लग जाएगा, शून्य। यानी कि अब 2 जो है, तो जो 23 दिखाई दे रहा है ये 20 बन जाएगा, तो ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। इस तरह से 3 जो है, 3, इसके बाद में कोई आपको और संख्या दिखाई दे रही है, नहीं है, पॉइंट लग गया है, तो पॉइंट लग गया तो इसका मतलब स्थानीय मान इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 3 गुणा 1, 3 इसका स्थानीय मान हो गया। तो ये स्थानीय मान इस तरह से होते हैं। अगर पॉइंटों की बाद की बात करें कि पॉइंट के बाद कैसे करना है, तो अगर आपको जीरो का स्थानीय मान पूछे, तो जैसे आप देखेंगे जीरो है आपका पॉइंट के बाद में पहली संख्या है, तो 0/1 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका पहला स्थानीय मान, यानी कि जीरो में किसी का भी भाग दोगे तो आपका शून्य ही आएगा, इसलिए इसका आपका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1/1 क्या होता है, एक ही होता। अगर 2/1 होता तो 2 होता, 3/1 होता तो 3 होता, 4/1 होता तो, क्योंकि हमारा पहला ही ये पॉइंट के बाद में पहला स्थान है, पहला स्थान मतलब 1, दूसरा स्थान मतलब 10, तीसरा स्थान मतलब 100, चौथा स्थान होता तो 1000, पांचवा स्थान होता तो 10,000, छठा स्थान होता तो 10 लाख, 1 लाख, और उसके बाद में सातवां स्थान होता था 10 लाख। ठीक है, तो उसके नीचे इतना लगाते जाते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये स्थानीय मान आप आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे किसी का भी स्थानीय 5 का स्थानीय मान पूछ ले, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, 0.5, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने पीडीएफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्थानीय मान क्या है हमने पढ़ लिया। भिन्न के प्रकार, भिन्न बहुत सारे होते हैं, सम भिन्न है, विषम भिन्न आपने पढ़े हैं, मिश्र भिन्न भी पढ़े हैं, समतुल्य भिन्न जिसको एक से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 2/4 लिखो या 4/8 लिखो, एक ही बराबर हो जाता है, काट के देखोगे तो समान आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और फिर सजातीय भिन्न होता है, विजातीय भिन्न होता है, तो ये भिन्नों के प्रकार आपको ध्यान रखना है। गणित शिक्षण की किन्हीं दो विधियों के नाम, आगमन विधि और निगमन विधि तो हर जगह पे हर सब्जेक्ट में है। मैंने इसीलिए बोला है कि जब नोट्स आप लेते हैं तो नोट्स को इस तरह मत रखना अलमारी में सजा करके या फिर अपने मोबाइल में छुपा करके, कि आप जिस दिन पहला सब्जेक्ट होगा उस दिन वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। मैंने कहा है कि आपका एग्जाम पहले दिन जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उस दिन आपको सारे के सारे विषय को पढ़ लेना है उससे पहले, यानी कि पहला एग्जाम होगा। अगर आपने सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं या फिर आपने परचेस करके पढ़े हैं, ठीक है, और मैं सारे के सारे पीडीएफ ही दूंगा आपको, कोई ऐप नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐप नहीं है, केवल पीडीएफ मिलेगा आपको, उसको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट कराइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, शेयर करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो नोट्स हम दे रहे हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए या फिर परचेज करके पढ़ लीजिए। परचेज में थोड़ा सा ये होता है कि रिलैक्स हो जाते हो, आप आराम से कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ऑफिस में जा रहे हो, नौकरी में जाके आप पढ़ सकते हो उसको। वीडियो जो है हर जगह नहीं देख सकते हो, मोबाइल देखोगे तो वहाँ पे बॉस बैठा है या फिर जो भी संस्था में आप काम करते हो वहाँ पे मोबाइल देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला कार्य कर सकते हो आराम से, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप नोट्स ले रहे हैं वो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप फ्री हैं तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए, अगर आप व्यस्त हैं तो आप नोट्स के माध्यम से पढ़िए। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ आपको, हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, अभी ये लास्ट वीडियो है आपके लिए, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बताए हैं उसमें सब में बताया, हमेशा बताया, लिख लिख के बताया है कि देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम से पहले कंप्लीट, सारे के सारे सब्जेक्ट, पहला एग्जाम होने से पहले, फर्स्ट एग्जाम होने से पहले आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करना है। अगर 4 बार नहीं कर पाते हैं तो 3 बार कर लीजिए, लेकिन अगर 4 बार से कोई ज़्यादा करता है तो बेहतर से बेहतरीन कर सकता है, ये मुझे विश्वास है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो आपने ये मेरी बातें सुनी नहीं होगी, अगर मेरी बातें सुनी नहीं है तो बाद में आपको हो सकता है थोड़ा सा पछतावा, कि आपको जो भी नोट्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप उसको रिवाइज करते रहिए, मैक्सिमम रिवाइज करिए, जितना आपको समय मिलता है ना, सोने से पहले पढ़िए, जागने के बाद पढ़िए, पढ़ते रहिए बस। निगमन विधि के गुण क्या होते हैं तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। विषम भिन्न क्या होते हैं, तो भाई जिन भिन्नों के अंश और हर से बड़े होते हैं, यानी कि अंश जो ऊपर लिखा होता है और हर जो नीचे लिखा होता है, अगर अंश बड़े हैं तो क्या हो गए, विषम भिन्न कहलाते हैं। मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य क्या होते हैं, आप बहुत सारे बता सकते हो, मैंने 4 बताया है, बाकी मैंने और विषय बताए हैं उसमें आपको बताया रखा है। सीसी क्या है, इसके बारे में तो मुझे बोलना ही ज़रूरत नहीं है कि सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन को हम सीसीई बोलते हैं। फुल फॉर्म आपको लिखना आना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी जो है डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सर्वांग सम आकृति क्या होती है, सर मतलब जिसके सभी अंग समान हो, ठीक है, सभी अंग बराबर हो, इसे ही सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, शेप और साइज जो है बराबर हो, परस्पर जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो व्यवस्थित हो जाए, सर्वांग सम कहलाते हैं। पैटर्न क्या होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, नीचे मैं बताऊंगा आपको पैटर्न कैसे होते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं भाई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके तीनों कोण और भुजाएं क्या होती हैं, बंद होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज है। आर्यभट्ट प्रथम का गणित में योगदान लिखिए, तो इसको तो आप जो है डिटेल में थोड़ा सा बस यहाँ पे डिस्कस कर लोगे ना, अपने आप में पढ़ लोगे, मन में पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है मेरे को बताने की। ठीक है, गणित की प्रकृति की विशेषताएं,
तो मौलिकता है, स्पष्टता है, तार्किकता है, सुनिश्चितता है, संक्षिप्तता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो। सत्यापन भी है, निश्चितता है, ये सारे के सारे बहुत सारे विशेषताएं हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब मैंने बताया कि 4 लिखो तो 4 नहीं, आप 5 लिखो, 6 लिखो, अगर कम लिखना चाहते हो कम लिखो, लेकिन ध्यान रखो कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। त्रिविमीय आकृति क्या होती है? त्रिविमीय मतलब 3D आकृतियां, 3D शेप क्या होते हैं? तो भैया त्रिविमीय आकृतियों में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज शामिल होती है, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी आकृति जिसको आप देख करके ये कह सकते हो कि इसकी मेरे को लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है और ऊंचाई भी दिख रही है, अगर तीनों चीज आप देख सकते हो तो उसको 3D शेप बोला जाता है। जैसा कि आप किसी भी वीडियो में देखते हो, उसमें कोई भी शेप देखोगे आपको सब कुछ आपको कैसा दिखेगा? 3D दिखेगा। तो जिसमें घन है, घन, घनाभ है, गोला है, बेलन है, शंकु है। अब शंकु बोलोगे, शंकु क्या होता है? तो शंकु आप जो केप पहनते हो वो होता है। तो कैप में जो है आप लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बता सकते हो। गोला मतलब होता है कि आप जो फुटबॉल देखते हो उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बता सकते हो। गोला मतलब सर्कल नहीं है, सर्कल मतलब वृत्त होता है। गोला अलग चीज़ है, ठीक है। जो आपके घर में ऊन का गोला बनता है वो है एक्चुअली 3D, उसमें आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल सकते हो। घनाभ का मतलब हो गया कि आप जो है चौक बॉक्स यूज़ करते हो, तो इस टाइप का, या फिर माचिस बॉक्स यूज़ करते हो अपने घरों में, ये सब चीज़ें होती हैं। घन घनाभ सब चीज़ मतलब ऐसा है कि जिसमें तीनों चीज़ दिखाई दे, लंबाई भी दिखाई दे, चौड़ाई भी दिखाई दे और ऊंचाई भी दिखाई दे। आप साइड से जाके देखो, चाहे इधर से देखो, पलट के देखो, कैसे भी करके आपको तीनों चीज़ दिखाई देनी चाहिए, जिसमें लंबाई, ठीक है, दूसरा आपका चौड़ाई और तीसरा आपका ऊंचाई, ये तीनों शामिल हो। अगर ये शामिल नहीं है तो इसका मतलब वो जो है 3D आकृति नहीं है। संख्या, नंबर क्या होती हैं? अब संख्याएं बहुत सारी होती हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या शामिल होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं, पूर्णांक संख्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य होती हैं। मतलब संख्याओं की कमी नहीं है, आप जितना संख्या सोचोगे उससे भी ज़्यादा संख्याएं हैं, लेकिन आपको अपने विषय के हिसाब से इतनी संख्या याद रखनी है। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक होती हैं, और उसके अलावा जो है अवास्तविक होती हैं। और आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा परिमेय संख्या क्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में भी पूछ लेता है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो है अपरिमेय, इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं सकती है, पॉइंटों में आएगी। और परिमेय संख्या जो है पॉइंटों में नहीं आती है, अंडर रूट के अंदर नहीं आती है बस। आयतन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के अंदर जितना स्थान घेरने की क्षमता होती है, उस वस्तु का माप उसका आयतन कहलाता है। अर्थात अगर मैं बोलूं कि एक ईंट को एक बाल्टी में डालो, एक ईंट को एक टब में डालो, तो एक ईंट जो है बाल्टी में उतना स्थान नहीं ग्रहण कर पाएगा जितना उस टब में कर रहा है, या फिर कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि पानी है एक गिलास, एक गिलास पानी को आप एक बाल्टी में डालो तो भी वो एक गिलास रहेगा, आप एक टब में डालो तो भी वो एक गिलास का ही स्थान ग्रहण करेगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल होती हैं। बीजांक क्या होते हैं? तो बीजांक को आप आसानी से समझ सकते हो। देखो, किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त करने तक हल करने की प्रक्रिया को बीजांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बीजांक वाला जो है ना क्वेश्चन, ध्यान रखना थोड़ा सा। इन्हीं 5 महान गणितज्ञों के नाम बताइए। आर्यभट्ट प्रथम हैं, आर्यभट्ट द्वितीय हैं, श्रीधराचार्य हैं, और बारहमहीर हैं, भास्कर हैं, ये सारे के सारे महान गणितज्ञों में शामिल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपके एक गणितज्ञ और थे जिनका मैंने थोड़ा सा बायोग्राफी अभी पढ़ा था। क्या नाम था उनका? नहीं यार, वो मेरे को नाम याद नहीं रहा। ये तो पागल हो रहा है क्या? क्लास में पकौड़ी लिया है। अब ये 2 पकौड़ी लाए हो ना, ये सारे बच्चों को खिलाओ यहाँ पे बैठा के। हाँ बिल्कुल खिलाओ। अच्छा, अपना एक रामानुजन थे, ठीक है ना, तो उनका भी नाम शामिल है, ये ध्यान रखना आपको। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न में पूर्णांक, यानी इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है, तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो उसे ही संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस डेफिनेशन याद रखो, आपसे ज़्यादा वो नहीं, एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, आपको बस केवल डेफिनेशन याद रखने हैं। आर्यभट्ट प्रथम की 4 प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखने हैं। तो इनकी चार जो पुस्तक थी वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय है, और कला क्रियापादिका है, गोलापाद है, और साथ ही साथ आर्य षष्ट सप्तम्र है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा नाम हो सकता है एक दो आपको याद ना रहे, बाकी दो नाम तो अच्छे हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? तो प्रोफेसर मारिसन है, आपको पता ही है। गणित शिक्षण के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है।
8 योजना की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो हर्बर्ट ने दी थी ये। 60 डिग्री का संपूर्ण कोण कितना होता है? तो देखो, जो 60 डिग्री होगा ना, कोई भी डिग्री हो यहाँ पे दिया गया, ये 60 की जगह 45 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। जो भी कोण मिल करके आपको 180 डिग्री दे दे तो वो संपूरक कोण हो जाएगा। संपूर्ण संपूरक कोण जब भी होगा जब जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कुछ भी जोड़ दो, लेकिन वो मिलकर के 180 होना चाहिए। अब देखो 60 है और ये 120 है, 60 और 120 कितना होता है? 180 होता है। तो जब भी कोई भी संख्या 180 डिग्री को पूरा कर लेगी तो वो संपूरक कोण होती है, याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समकोण कितना है तो वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि न्यून कोण, यहाँ पे संपूरक कोण पूछा है ना, तो कभी कभी पूछता है आपसे न्यून कोण कितना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, यानी 89 के ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि 75 डिग्री भी होगा तो न्यून कोण होगा, 45 होगा तो भी न्यून कोण होगा, 10 डिग्री होगा तो भी न्यून कोण होगा, अगर 1 डिग्री है तो भी न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से कम वाले सारे एंगल यानी कि सारे कोण जो है न्यून कोण कहलाएंगे। लेकिन संपूरक कोण की बात करेंगे, जब संपूरक कोण नाम लिखा आएगा तो वहां पे बताएंगे कि जो भी हमारे को संख्या दे रखी है इसमें अगर कोई भी एंगल ऐसा जोड़ते हैं कि ये 180 बना दे तो हमारा संपूरक कोण कहलाएगा। यानी कि 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 होगा भाई, कि 60 और 120 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 180। हाँ ठीक है, तुमने बोला सही है। अब देखो, मैं किसी विद्यार्थी, हाँ तुम पीछे से खड़े हो, तुमसे बोलूं कि 100 का संपूरक कोण क्या होगा तो क्या बताओगे आप? अरे थोड़ा जोर से बोलो, बहुत लंबी क्लास है यार, इतनी ऊंची। इशारा कर दो, उंगली से इशारा कर दो, उंगली उठा दो, कितने हैं? हाँ 80, बिल्कुल सही है। तो देखो 100 डिग्री का संपूरक कोण मेरे को बताना है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी कोण हमारे होते हैं, तो हमारे बहुत सारे कोण होते हैं, ठीक है। संपूरक होता है, न्यून कोण होता है और फिर समकोण होता है, अधिक कोण भी होता है। अधिक कोण कौन सा होता है? कोई विद्यार्थी को पता है? अरे यार तुम लोग तो विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे को ये भी नहीं पता। अधिक कोण होता है 180 से ऊपर चले जाओगे तब, ठीक है। हाँ ध्यान रखना बस। लिखो, नोट्स में लिखो अपने फटाफट। आर्यभट्ट द्वितीय की प्रमुख पुस्तक का नाम, तो यहाँ पे महासिद्धांत उनका नाम, जो पुस्तक था उसका नाम है, ये ध्यान रखना है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की पहचान गणित शिक्षण की कक्षा में कैसे करेंगे? तो भैया उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर लो, सामूहिक कर लो, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर लो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर लो, जिसमें आपके और भी विधि आ जाती हैं, ठीक है। विश्लेषण विधि को समझाना है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इस विधि के कौन कौन से गुण हो सकते हैं आपसे पूछता है हमेशा, ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। अगर इस विधि के दोष पूछे तो दोष आपको बताने होंगे। संश्लेषण विधि को समझाना होगा तो आप कैसे करोगे? तो संश्लेषण विधि भैया इस तरह से है, और इसके अलावा है, इसके निम्न गुण है और निम्न दोष हैं, यह ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, फटाफट मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि क्लास मेरे को सेकंड ईयर की लेनी है, उसको प्रिपरेशन करवानी है। हमारे टीचर्स जो है मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं और मीटिंग अभी संपन्न नहीं हुई है। तो वही मीटिंग में फंसे थे, आज भी मीटिंग में फंसे हैं। आगमन विधि और निगमन विधि समझाइए। आगमन विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आगमन विधि क्या होती है, इसके चरण क्या हो सकते हैं, इसके गुण क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके दोष क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से उठा के पूछेगा आपसे एग्जाम में। और इसके बाद में जो दूसरा आता है आपका निगमन निगमन विधि, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं। तो निगमन विधि है, यह विधि किस पे आधारित होती है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, ये हमारे को पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि क्या है, गणित शिक्षण में ही पूछा जाएगा सब कुछ। तो प्रयोगशाला विधि में पाइथागोरस जो प्रमेय है, जिसको थ्योरम बोलते हैं, ये भी जो है इसको सिद्ध करना भी प्रयोगशाला विधि का एक जो है नियम है, कानून है। बाकी इसके गुण हैं, इसके कुछ दोष हैं। फिर समस्या समाधान विधि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं यार, सामाजिक विज्ञान विज्ञान शिक्षण जिसने लिया होगा उसको पता होगा। एक एक नियम क्या होता है, यानी कि एक पर आधारित। एक एक नियम का मतलब एक एक मतलब एक पर आधारित, बस। बाकी आप पढ़ लेना। गणित में प्रमेय किसे कहा जाता है? प्रमेय मतलब है परिकल्पना, आपने सोचा है और उसको सिद्ध कर दो आप, तो बस वो हो जाता है। यानी कि आप निष्कर्ष निकाल दो कि भैया मैंने गणित में ये सोचा था और ये ऐसे प्रूव होता है, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रमेय। अप्रत्यक्ष उपपत्तियां होती हैं, अप्रत्यक्ष होती हैं, असिद्ध करने की विधि होती है, सारी की सारी जो है उपपत्तियां कहलाती है। मैंने बताया था कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। अभाज्य संख्याएं की परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया जो स्वयं से विभाजित हो जाएं या फिर एक से विभाजित हो। यानी ये दो को दो से ही भाग कर सकते हैं या दो को एक से भाग कर सकते हैं। इसी तरह से तीन को तीन से ही भाग कर सकते हैं और तीन को एक से ही भाग कर सकते हैं। इसी तरह से पाँच को पाँच पे ही डिवाइड कर सकते हैं और सात को सात से ही। लेकिन जो संख्याएं अपने अलावा और एक के अलावा कभी भी किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो जाती हैं तो अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। गणित शिक्षण के चार उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य यहाँ बता सकते हो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4 उद्देश्य। गणित सहायक सामग्री का वर्गीकरण बता सकते हो आप आराम से। ज्यामिति शिक्षण, गणित शिक्षण क्या है या क्या होता है ये बता सकते हो। ज्यामिति को रेखा गणित क्यों कहते हैं भाई? ज्यामिति मतलब होता है कि भाई
जो भी हम बनाएंगे वो कुछ ना कुछ रेखाओं से घिरी होगी, इसलिए हम बोलते हैं उसको ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति को भूमिति भी क्यों कहते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है। वेन हाइले मॉडल क्या होता है, वेन हाइले मॉडल के बारे में आपसे पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाबू से आप क्या समझते हैं यह बता सकते हो। जो छात्र गणित नहीं समझते वो पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, किसका कथन है ये, प्लेटो ने बोला था। गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंकगणित है। गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गणित में सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है गणित में, तो ये मानसिक जो है प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर जो हम नए विचारों का वहाँ पे अनुभव करते हैं, नए विचारों से संबंध स्थापित करते हैं। उपचारात्मक कार्यक्रम से आप क्या अभिप्राय है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। गणित का द्वार एक कुंजी है, ये कथन किसका है, ये बता सकते हो आप। सारे के सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, मेरे को यहाँ पे लगता नहीं कि मेरे को आपको समझाना है। अच्छा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता और दोष क्या हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो गुण तो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे, गुण आप देख लीजिएगा, दोष आपको पता है, तो ये दोष ही है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, गणित किट का उपयोग या महत्व बताइए। तो सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि मैं आपको बताना चाहिए मैं रुक जाऊंगा। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। अच्छा, यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन समझाने वाला। 9009 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो मतलब 9009 का जो है आपको क्या करना है, ये जो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, 9009 की जगह बहुत सारी हो सकती हैं डिजिट, तो आपको क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में एलसीएम निकालना है, जिसको लघुत्तम समवर्त्य कहते हैं। तो आप देखिए कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, पहले पूरी की पूरी जानी चाहिए। फिर देखिए जो आपने निकाला है अंक वो किससे जाएगा। फिर आप देखिए वो अंक जो आपने निकाला है फिर वो किससे जाएगा। फिर आप देखिए वो अंक जो आपने फिर से निकाला है वो किससे जाएगा। और फिर बाद में देखोगे कि वो अंक अपने आप से ही जाएगा या फिर एक से जाएगा। तो इस तरह से जो है उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे मैंने टुकड़ों में इस तरह से आपको बता रखा है, और बाकी टुकड़ों में यहाँ पे भी बता रखा है। आपने पढ़ा हुआ छोटी कक्षाओं का क्वेश्चन है ये। उत्तर आ जाएगा आपका ये वाला। विभाज्यता के नियम, अब विभाज्यता के नियम बहुत सारे हैं, सारे नियम आपको याद रखना है। 2 से विभाज्यता का नियम पूछेगा आपसे, बिल्कुल पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 3 से पूछ ले, या फिर 4 से पूछ ले, या फिर आपसे 5 से पूछ ले, या फिर 6 से पूछ ले, आपको बताना पड़ेगा। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। तो देखो ब्रूनर ने क्या बोला था, उसकी जो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। उसके कौन कौन से सिद्धांत है, वो तीनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं। कौन कौन जो है वर्ष में उसने वो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, मतलब किस किस वर्ष के लिए जो है वो सिद्धांत लागू होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि वर्ष मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद में क्रिया निर्माण स्टेज जो है, क्रियात्मक स्टेज बोलते हैं जिसको, वो होता है। प्रतिबिंबात्मक स्टेज या छायात्मक स्टेज बोलते हैं, वो कौन सा होता है। संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था कौन सी होती है, ये भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, याद रखनी है आपको। समझाने वाली चीज़ होगी, मैं समझाता जाऊंगा। बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे उनका उपचार हो सके, मतलब उनको गणित में जो है अच्छी शिक्षा या संभावना मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके अलावा देखिए, इसमें जो आपको दिए गए ना ये ऑप्शंस, ये पॉइंट वाइज नोट करने हैं आपको। पॉइंट में जितना लिखोगे ना उतना फायदा होगा। डीएलएड एग्जाम की एक खासियत है, पॉइंट में लिख डाला तो आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि आप जो है विस्तार से जो लिखते हैं उसको एग्जामिनर थोड़ा सा ना गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करता है, आपसे त्रुटियां निकालने की कोशिश करता है। जब आप पॉइंट से बनाते हो ना तो पॉइंट को नहीं पढ़ता है, पॉइंट में सोचता है आपने जो लिखा होगा बेहतरीन लिखा होगा, वो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट पढ़ेगा, उसके बाद आपने 8 पॉइंट क्या लिखे हैं कोई मतलब नहीं है। लेकिन पॉइंट का अगर आपको हेडिंग देनी हो तो हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए, फिर हेडिंग का आगे आप कुछ भी लिख दो। गणित अधिगम की अवस्थाएं समझाइए। तो आरंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, परिणात्मक अवस्था, विभाजन अवस्था, गुणखंडीय अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ये तो सारी आपको याद रखनी है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अलग से पूछता है, आरंभिक अवस्था के बारे में बताइए, मिलान अवस्था कैसी होती है, या फिर उसकी उम्र क्या होती है, तो ये उम्र भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग स्टेज पूछेगा, परिणात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है, ठीक है, इसमें क्या सीखता है बच्चा। विभाजन अवस्था ये कैसी होती है, तो इसमें क्या बच्चा सीखता है। गुणनखंडीय अवस्था में क्या सीखता है, संक्रियात्मक अवस्था में क्या सीखता है, तो सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ याद रखना, एनसीएफ की बात हो रही है यहाँ पे। एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल दे, देखो एनसीएफ ना हर विषय में शामिल है, तो एनसीएफ को ढीला मत छोड़ देना। एनसीएफ बहुत तगड़ी चीज़ है, और जो चीज़ अगर एनसीएफ ने बोल दी, अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। इसलिए बोलता हूँ नोट्स को कई बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितनी बार मिले उतनी बार पढ़ो यार, ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो। तो यहाँ पर एनसीएफ के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दोगे। गणित की प्रकृति को समझाना है, गणित की प्रकृति कौन कौन सी बिंदुओं पर निर्भर करती है, मैंने हाईलाइट किया हुआ कि भाई कौन सी बिंदुएं हैं, तो ये सारी बिंदुएं इसमें डाल सकते हो, ठीक है। गणितीय भाषा के गुण लिखिए, गणितीय भाषा में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना होगा। तो ये सारे के सारे मूल्यांकन का लाभ और महत्व क्या हो सकता है, मूल्यांकन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मूल्यांकन की बातें गणित में भी पूछी जाएंगी तो आपको याद होनी चाहिए। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अनौपचारिक मूल्यांकन या औपचारिक या रचनात्मक या संकलात्मक या निदात्मक, जो भी मूल्यांकन के बारे में आपसे पूछेगा तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। औपचारिक मूल्यांकन है,
और निदात्मक मूल्यांकन है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गणित शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी हैं? भैया प्राथमिक स्तर पे क्या होती है, ठीक है। अगर शिक्षक शिक्षण विधियों में कोई दिक्कत है तो उसमें क्या हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार है उससे संबंधित क्या मतलब समस्याएं हो सकती है, छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। उसके अलावा गणित शिक्षण की का जो समय है वो कैसा है, ठीक है। अध्यापक का विषय के प्रति कैसा सही ज्ञान है वो आपको बताना, अगर मतलब वो अध्यापक जब किसी टॉपिक को समझाता है, देखो हम तो पूरी बुक की बात कर रहे हैं, हम जो वीडियो देख रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें मैं एक टॉपिक समझाऊं आपको, मैं पूरे वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है फास्ट करते हैं ताकि आपके एमसीक्यू जो बचे हुए हैं उनको भी मैं अपलोड कर पाऊँ और उसको आप समय से पहले पढ़ लो। बाकी अगर आप बड़े क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो एमसीक्यू में आप हाथ पैर मार सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चन में हाथ पैर मारने की डीएलएड परीक्षाओं में कोई संभावना नहीं होती है। तो छोटे क्वेश्चंस तो हम बाद में भी देख सकते हैं, मैं जैसे मैंने बता रखा है कि मैं आपको अभी एमसीक्यू और वन लाइनर जो वर्ड्स के या फिर आपके जो फिलअप्स होते हैं उनके मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आप निकालोगे, तो यहाँ पे आप जो जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, आप देखना पुरानी जितने भी पेपर है, मैं पिछले मेरे हिसाब से 2019, 20, 21, 22, 23 पिछले 5 सालों का पेपर तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आंसर के साथ में, लेकिन उसमें छोटे प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन बड़े प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर अवेलेबल है और इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या होती है। अभ्यास में देखो, गणित में तो अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। पाठ्यक्रम की संरचना कैसी है वो भी देखा जाता है। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण ना होना ये भी एक समस्या होती है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण समझाइए। भाई निदानात्मक के बारे में आपसे पूछेगा तो वो बताना है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। अगर निदात्मक के उद्देश्य क्या होते हैं ये पूछे तो आपको बताना होगा, ठीक है। उसके चरण कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आपको बताना होगा। तो इसमें सारी सारी चीज़ें होती हैं। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है इसमें क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये आपको बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाना होगा। इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये भी बताना होगा। उसके बाद में गणित की जो पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता उपयोगिता का वर्णन हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी देखो आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है और आएगा ही आएगा। तो गणित की पाठ्य पुस्तक जब हम बनाएंगे या फिर उसका निर्धारण करेंगे तो उसको हम किस तरह से समझाएंगे, उसकी क्या आवश्यकता होगी, क्या उपयोगिता होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारे पॉइंट इसमें शामिल कर लेना आप, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको शामिल करने होंगे। गणित शिक्षण और सीखने की समस्या क्या है इसका वर्णन करना भैया। तो इसमें भय और सफलता आ जाती है, ठीक है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा माता पिता या शिक्षक है जो भी है ये सब मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा। ये सारे पॉइंट आपको उतारने हैं, आराम आराम से वीडियो को पॉज करिए देखिए। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद आती है चर एवं अचर राशियाँ क्या होती हैं। देखिए एक्स वाई जेड जो है ना इसको बोलते हैं चर राशियाँ। चर मतलब होती है कि एक्स का मान कभी भी कोई इक्वेशन में डालोगे तो देखो आप 10 इक्वेशन निकालो जिसमें एक्स एक्स लिखा हो, जब एक्स का मान निकालोगे या वाई का मान निकालोगे या जेड का मान निकालोगे तो ये सारी संख्याओं का मान जो है अलग अलग है। कहीं पर 50 आ सकता है, कहीं भिन्न में आ सकता है, बिना भिन्न में आ सकता है, पॉइंटों में आ सकता है। तो एक्स वाई जेड के मान जो है बदलते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं चर, यानी कि चलते रहें। लेकिन ऐसी राशियां जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे कि पाई, पाई का मान हमेशा कहीं भी आप यूज करोगे तो 3.14 होगा या फिर 22/7 होगा। जैसे कि एक का मान एक ही होता है हमेशा, दो का मान दो ही होता है हमेशा, तीन का मान तीन ही होता है, तो ये अचर राशियां कहलाती हैं। पाई का मान हमेशा 3.14 ही लिया जाता है, बाकी आप 22/7 लिख सकते हो। लेकिन एक्स वाई जेड कहीं भी आप देखो, कितने भी इक्वेशन आपने सॉल्व किए हो, कभी अपने दोस्त से करवाओ या अपने टीचर से पूछो, कोई भी इक्वेशन लिख के दे दो, तो उसमें एक्स का मान निकालना है तो आप मान लीजिए कि आपने कोई इक्वेशन लिखी है, मैंने 3x + 2y इक्वल्स टू 3y लिख दिया, ठीक है। तो इसमें x का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो कुछ और निकलेगा। लेकिन आप अपनी इक्वेशन किसी और को दो और उसको बोलो कि यहाँ पे 3 की जगह 4x है और जैसे मैंने 3y की जगह बताया 4, मतलब आप डिजिट चेंज कर दो तो x का मान अपने आप बदल जाएगा। तो बोलते हैं x का मान वो स्थापित मान नहीं है, या y का मान वो स्थापित मान नहीं है, या z का मान वो स्थापित नहीं है, क्योंकि ये समीकरण के साथ बदलता रहता है। कैसी समीकरण है वैसा ही इसका मान आ जाएगा। वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर क्या हो सकती है। तो भाई छेदन रेखा बहुत सारी होती है। छेदन रेखा जो है, स्पर्श रेखा देखो बाहर से बाहर जाएंगी, मतलब आपके वृत्त के अंदर नहीं घुसेंगी, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो केवल छूती हुई चले जाएं। स्पर्श मतलब छूते हुए चले जाओ। छेदन रेखा कहीं भी छू सकती है और फिर निकल भी सकती है। तो स्पर्श रेखाएं ज़्यादातर जो है बाहर से निकलेंगी, हमेशा बाहर से निकलती है स्पर्श रेखा। लेकिन जो छेदन रेखा होती है वृत्त के भीतर से निकल जाएगी, अंदर से निकल जाती है, ठीक है। वो कई भागों में विभाजित कर सकती है। ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं, ये सारे का आपको याद रखना है। थोड़ा सा पॉइंट है ये याद रखना।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुरूप या अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो ये सारे सारे लक्ष्य हैं, इनको आप बता देना। ठीक है, आराम से बता सकते हो। गणित का दैनिक जीवन में उपयोग क्या हो सकता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, ये आप आराम से बता सकते हैं। थोड़ा सा देख लेना, लाइन जो है ऊपर नीचे हो जाती है। कक्षागत प्रक्रिया में गणित शिक्षण की भूमिका को समझाना है, तो भैया उसमें गणित शिक्षण क्या करता है काम? तो दार्शनिक हो सकता है, मित्र हो सकता है, परामर्शदाता हो सकता है। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से इन्हीं तरह से पढ़ना है। गणित शिक्षण में पैटर्न पहचानने क्यों आवश्यक है? पैटर्न मतलब होता है कि कोई ना कोई वो जो है आपको प्रतिमान देते हैं, आपको आगे आने वाली समस्याओं का निदान करने की क्षमता देते हैं। तो मतलब ये चीज़ अब हुई है, कल भी यही चीज़ हुई थी और परसों इसी तरह का चीज़ हुआ था, तो अगले दिन क्या हो जाएगा? तो इस तरह का पैटर्न जो है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आप भविष्य की कल्पना भी कर सकते हो उससे। तो ये पैटर्न होते हैं। पैटर्न के बारे में कुछ बिंदुएं दिए हैं जो मैंने आपको बता दिया अभी। तो इन पैटर्न के बिंदुओं को समझ लेना। अब आइए आगे देखेंगे हम पैटर्न भी कैसे बनते हैं और पैटर्नों का माध्यम कैसा होता है वो भी देखेंगे। गणित की पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें आपकी भौतिक विशेषता है। ठीक है, फिर लेखक कैसा है उसका, विषय वस्तु कैसी है गणित पुस्तक की, भाषा कैसी है गणित पुस्तक की, भाई समझे ही ना कोई विद्यार्थी तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की भी विशेषता यहाँ पे देखी जाती है कि भैया हमारी भाषा कैसी लिखी गई है गणित पुस्तक। सांख्यिकी का परिचय दीजिए एवं गणित में इसके अनुप्रयोग बताइए, या फिर सांख्यिकी की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। सांख्यिकी गणित किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे आपको, ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, अनुप्रयोग बता देना है कैसा होता है। अनुप्रयोग पूछता है अलग से, ठीक है, कि कहाँ कहाँ सांख्यिकी का अनुप्रयोग किया जाता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, तो सीमाएं आप बता दोगे। ठीक है, गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो हैं क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ लोगे आप आराम से। थोड़ा सा आ जाओ नीचे थोड़ा सा, फिर आप दूसरा उद्देश्य भी बता सकते हैं। ये सारे के सारे जो है थ्योरी, सबसे मैक्सिमम जो है गणित में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। आप गणित का नाम ले रहे हो लेकिन यहाँ पे थ्योरी, यहाँ मतलब गणित के बारे में समझाने का प्रयास किया जाता है डीएलएड में। कि गणित मतलब हम पढ़ते क्यों हैं, गणित की आवश्यकता क्यों है, उसके उद्देश्य क्या है, गणित नहीं होगी तो क्या होगी, गणित कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ, गणित का जो है गौण उद्देश्य पूछा जाता है आपसे कई बार। जीवन में गणित का उपयोग क्या होता है, ये सबसे गौण उद्देश्य है पहला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्धारण करता है, यानी कि डेवलप करता है उसको। तार्किक शक्ति का विकास ये भी करता है। गणित तथा शुद्धता प्रदान करना ये भी सारा काम करता है। क्या, एकाग्रता, धैर्य और आत्मम, ये सारी के सारे इस इन सब चीज़ों का विकास करता है। तकनीक तथा कौशल का विकास करता है। मानसिक शक्तियों का विकास करता है। छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, भाई आगे वाली शिक्षाएं जो होंगी उनकी गणित में ही होंगी। गणित हमेशा जानते ही हो आप, प्रबल होता जाता है, जितनी कक्षाएं पास करते जाओगे सम थोड़े से डिफिकल्ट होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो आप। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, यानी कि वहाँ पे जो है आप पजल्स खेल सकते हो, अपने कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वार्षिक योजना का वर्णन कीजिए। वार्षिक योजनाओं का वर्णन तो आप जानते हो, जिसको दैनंदिनी भी कहते हैं। तो ये सारी सारी आ जाती है, दैनिक जो डायरी है उसी के आधार पर वार्षिक योजना बनती है। तो उसी को हम समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, संपूर्ण विषय कब पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ इसमें आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आकृतियों के गुणधर्म को समझाइए। ठीक है, साथ ही साथ 10 ग्राम की उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 10 कहा क्या जाता है, 10 का मतलब होता है ये 7 टुकड़े होते हैं, जिसे 10 कहा जाता है। 7 टुकड़े का मतलब देखिए अब ध्यान से, ये देखिए, ये सारे के सारे 7 टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी आकृति में आप देखिए, ये 7 टुकड़ों से बना हुआ आकृति है। चाहे कोई भी आकृति को पकड़िए, आप 7 टुकड़े ही देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 7 पार्ट्स ही देखेंगे। तो इस तरह की कोई भी आप आकृति बना करके बता सकते हैं कि ये भैया जो है ये 10 ग्राम या 10 होता है। ठीक है, एक्चुअली इसको खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना होता है। एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ये सारी भूमिकाएं आप इसमें डाल सकते हैं, ये भूमिका है, ये भूमिका है, ये भूमिका है, बहुत सारी भूमिकाएं हैं। ठीक है? इसमें से निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन से माध्यम है, ये माध्यमों को बता सकते हैं। उसके अलावा आपसे ज़्यादातर पूछेगा क्या, सूत्र। सूत्र नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछेगा तो ये कुछ सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। अगर आयत है, रेक्टेंगल है, जिसको हम अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि देखो, लंबाइयाँ एक जैसी होंगी, चौड़ाइयाँ एक जैसी होंगी, तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे
तो लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लंबाई गुणा लंबाई या चौड़ाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और आयत का परिमाप, परिमाप पूछ ले तो क्या होता है, देखो परिमाप की बात करें ना, तो आयत में देखो 1 2 3 4 जो बाउंड्री होगी ना उन सबको जोड़ देंगे। 4 बाउंड्री है ना, इस चारों बाउंड्री का माप मान लो, इसका 2 मीटर है, इसका 2 मीटर है, इसका 5 मीटर है, इसका 6 मीटर है, कुछ भी, मतलब मैं एक ऐसे ही आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो 2 मीटर इसका है, 2 मीटर इसका है, और ऊपर वाले का 4 मीटर है, नीचे वाले का 4 मीटर है, तो 2 + 2 4 और 4 8 और 4 12। तो इस तरह से हमें परिमाप, परिमाप मतलब होता है बाहरी बाउंड्रियों का योग, ठीक है। यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है, ये डायरेक्ट सूत्र है। बाकी अगर आपको याद नहीं रहता है सूत्र, तो आप जो है बाहर की जितने भी भुजाएं हैं उन भुजाओं को जोड़ दोगे तो वो आपका परिमाप हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे त्रिभुज का भी परिमाप पूछेगा तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देना, तो आपका वो निकल जाएगा परिमाप। परिमाप मतलब होता है पैरामीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। अगर परिमाप पूछे यानी कि बाहर की बाउंड्री का माप, तो ये होता है 2πr, ये ध्यान रखना है आपको। और समतुल्य भिन्न क्या होती है, मतलब जो भिन्न को काटने पर जो है वही स्थिति प्राप्त हो जाए जो पहले थी, तो समतुल्य भिन्न होते हैं। यानी कि 6/9 है, ठीक है, अगर 6/9 को मेरे को और कुछ बनाना है तो मैं इसमें जिससे गुणा करूंगा वही उतना ही निकलना चाहिए मेरे पास, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3/5 है, जैसे कि समतुल्य भिन्न मेरे को 3/5 का लिखना है, तो मैं 3 से 2 का गुणा करूँ तो 6 आएगा, और 5 को 2 से गुणा करूँ तो 10 आएगा, तो समतुल्य भिन्न हो गया, यानी एक जैसी भिन्न। इसको भी काटूंगा 6/10 को, तो वापिस से 2 3 6 और 2 5 10, वापिस से 3 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो आपको ऑप्शंस निकालने होते हैं। ABC में दे देगा कि इसका समतुल्य भिन्न बनाओ, 3/5 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, तो मैं देखूंगा इसको पहले 1 से गुणा करके, तो 1 से गुणा करूंगा तो 3/5 ही आएगा। 2 से करूंगा तो 2 से देखो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 6/10 आएगा। अगर 3 से करता तो 3 3 9 और 5 3 15 आता, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है 6/10, तो 6/10 का ही जो है मेरा आंसर निकलता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होता है। यही समझाने का प्रयास किया गया है। बाकी मैंने बताया था इस तरह की जो समीकरण होती है जिसमें x का मान पूछा जाए, अगर मैं यहाँ पे 3x कर दूँ तो x का मान अलग निकलेगा, 4x कर दूँ तो x का मान अलग निकलेगा, और 5x कर दूँ तो 5 का अलग निकलेगा। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं ना, इन समीकरणों में सभी को एक साइड में लिया जाता है और उसके बाद में जो है x को एक तरफ रखा जाता है। जो प्लस वाली चीज़ें हैं उधर जाके माइनस हो जाती हैं, जो माइनस वाली चीज़ें हैं उधर जाके प्लस हो जाती हैं। जैसे देख सकते हो प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ब्रैकेट आपका इक्वल्स टू का साइन जो बराबर का चिन्ह है उसको उधर गया तो माइनस का 5 हो गया है। ये माइनस का 4 है जो यहाँ पर था, इसको बराबर के उधर लेके गए हैं तो यहाँ पे प्लस का 4 हो गया है। अब जो गुणा वाला चीज़ है वो भाग हो जाएगा, जो भाग वाला चीज़ है वो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के साथ में x गुणा है, तो x का मान मुझे निकालना है, तो x में से क्या करूँगा, 2 जो है गुणा है उसको मैं ले जाऊँगा भाग में, तो उसको मैं भाग करूँगा। तो एक तो पहले मेरे पास आया था आंसर, क्योंकि 6 - 5 कर दिया था ब्रैकेट के इधर वाले साइड में, यानी कि इक्वल्स टू जो बराबर वाला साइन बोलते हो इसके इधर वाले साइन को मैंने कंप्लीट कर दिया कि भाई 2 - 5 कितना हो गया, +4 कितना हो गया, तो ये आ गया 6 - 5 = 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। x का मान मुझे निकालना है, x के साथ गुणा जो 2 संख्या है, इस 2 संख्या को मैंने यहाँ पे भाग दे दिया। तो इस तरह से संख्याएं सॉल्व होती हैं। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। इस तरह के छोटे क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर आप सोल्व नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपने जो समझा होगा वो बेहतरीन होगा। और इस गणित शिक्षण के बाद में हम देखेंगे MCQs। तो MCQ को आगे देखने के लिए बने रहिए। और आपको अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो नोट्स के लिए मैंने बता दिया है कि क्या माध्यम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोट्स आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। जीपे या फ़ोन पे करिए 8469022568, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। जितनी थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं आपके गणित शिक्षण में मैंने सारे बता दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जितना जल्दी हो सकता है तैयारी करते रहिए। और जितनी बार हो सकता है उतना बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले किया तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, आपका रिजल्ट डाउन हो सकता है। केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आप जो है जनरल सा कुछ पढ़ते हैं तो भी पास हो जाएंगे, लेकिन पास होना फिर आपके आगे के जीवन के लिए थोड़ा समस्याएं पैदा करेगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है पास ना होने का प्रयास करते हुए कम से कम 60% यानी फर्स्ट डिवीजन लेना चाहते होंगे। और हो सकता है कुछ लोग डिस्टिंक्शन से पास होना चाहते होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको चेक कर लीजिएगा।